उनका जीनियोलॉजी पर काम है और बड़ी विद्वान हैं, अनेक लेख उन्होंने लिखे हैं इस पर और वो अध्ययनरत हैं इस चीज़ के लिए। मैं आदर के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे कृपया मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर सुनीता रेड्डी जी। सुनीता जी, प्लीज। आज के इस सत्र में हमने प्रयास किया है कि जब हम इस विषय की संकल्पना को भी रखें और साथ में कुछ लाइव प्रेजेंटेशन भी आपके सामने हो कि वंशावली लेखन और उसके पाठन की परंपरा कैसी भारत के लोक परंपराओं में रही है। तो इस दृष्टिकोण से मैं आज के जो विद्वान वक्ता हैं उनको भी आमंत्रित करता हूं। सबसे पहले डॉक्टर सुखदेव राव जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पर पधारें। और एक और वक्ता हैं हमारे साथ, वो अपनी प्रस्तुति भी देंगे, डॉक्टर भंवर सिंह जी राव। आदर के साथ आप करतल ध्वनि से इनका अभिवादन कीजिए। कुछ परंपराएं होती हैं जिनमें एक अभिवादन करने का और एक विनत भाव प्रकट करने की परंपरा में हम नमस्कार भी करते हैं और कभी कभी हम चरण स्पर्श भी करते हैं। हम लोग यहाँ चाहेंगे कि जब हम अपने किसी गुरुजन या किसी भी बड़े व्यक्ति को जिसके प्रति हम श्रद्धा का भाव रखते हैं, हमारे अधिकारी का दृष्टिकोण रखते हैं, उनका केवल नमस्ते से अभिवादन करें। ये चरण स्पर्श करने की परंपरा को कृपया यहाँ पे प्रकट ना करें, ये थोड़ा सा आग्रह है, ध्यान रखिएगा। और जिनके मोबाइल बजने लगते हैं वो थोड़ा ध्यान कर लें कि उसको साइलेंट मोड पे रख लें। अभी जो हमारा ये सम्मानित मंच है उसके आगे के संचालन के लिए मैं डॉक्टर रेड्डी जी को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर सुनीता रेड्डी जी, वो हमारे विद्वान वक्ताओं को परिचय भी देंगी, उनका सबका सम्मान होगा और उसके बाद ये संचालन पूरा हमारे सामने होगा सत्र। आइए डॉक्टर रेड्डी जी, मंच आपके लिए है। नमस्कार, आप सभी को स्वागत है। मैं सबसे पहले प्रज्ञा प्रभा, असम टूरिज्म एंड इंटेलेक्चुअल फोरम फॉर नॉर्थ ईस्ट, उन सभी का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। जैसे मेरा नाम बताया, सुनीता रेड्डी, मैं वैसे साउथ आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, स्पेशली रायलसीमा आपने सुना होगा, उस रीजन से। लेकिन मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे, तो मेरे लिए ये सौभाग्य की बात थी कि मैंने कई अलग शहरों में पढ़ाई किया, स्पेशली केंद्रीय विद्यालय। तो उसी के माध्यम से मैं थोड़ा बहुत हिंदी बोल पा रही हूँ। और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में बाद में हैदराबाद पहुंचकर मैंने अपना मास्टर्स, एमफिल एंड पीएचडी इन एंथ्रोपोलॉजी किया। और एंथ्रोपोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है जीनियोलॉजी, एंड इसी वजह से मैं चाह रही थी कि आज मैं आप सभी के सामने सिर्फ 5 मिनट लूँगी बताने के लिए। हालांकि सुबह से, इनफैक्ट कल से जो मैं कुछ भी सुन रही हूँ, तो हिंदी पूरी तरह से ना आने की वजह से मुझे भी थोड़ी घबराहट सी हो रही है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना भी मैं बोल सकूँ। जो मैं कॉन्सेप्ट नोट आपको देना चाह रही हूँ मैं अंग्रेज़ी में बोलूँगी, लेकिन अगर आपको कोई भी प्रश्न होगा, मैं हमारे गेस्ट स्पीकर्स के बाद मैं कोशिश करूँगी कि मैं आंसर करूँ। तो जैसे हम समझते हैं, ये टॉपिक जो है वंश के ऊपर है, और वंश एक संस्कृत टर्म है जिसका मतलब है लीनिएज, एंड दिस इज़ रेफर्ड इनटू द जॉनर ऑफ एंशिएंट एंड मिडिवल लिटरेचर in not just Hinduism but also in Buddhism and Jainism. The word Vamsha has a sense of line of teachers mentioned in the Shatapatha Brahmana and also in the Sanskrit grammar text Ashtadhyayi by Panini. Further, the lineage of saints, which is also called hagiographies, can be traced to Indic literature Charita.
The Vamshanu Charita gives accounts of kings and sages. Two mythical lineages are on the name of sun and moon, जैसा हम सब जानते हैं, Surya Vamsh and Chandra Vamsha, giving a gender dimensions of son and daughter respectively. And this can be also related to yin and yang in the Chinese literature. Lineage, as in anthropology we all talk about, is about family, kingship, and is the core area of research and interest for anthropologists and sociologists. Family, being the core and fundamental unit of any society, becomes an important subject of inquiry, more so when it is dynamic and changing with generations. There are many Western philosophers, but more so an anthropologist whom I would like to refer, L.H. Morgan's descriptive and classificatory terminology, Radcliffe Brown's African system of kinship and marriage, and Evans Pritchard's study of Noor and Mayer Forth's study of Talansi and Ashapatani kinship are some of the classics. However, post-colonial in Indian scenario where a lot of colonial baggage was there, and thankfully we are coming out of the colonial baggage in understanding Indian from the Western lens. An Indian context, both G.S. Gure, whose focus on family, caste, religion and kingship to understand the basis of Indian society, and Iravati Karve's comparative analysis of 4 cultural zones are classics. Leela Dubey, T.N. Madan, Shobita Jain, Patricia O'Brien have written about family, marriage, kinship in contemporary writings. I would like to take 2 minutes to talk about digital technology and genealogy. As you all can see, that we all are very curious to know about our own self, sense of purpose, and finding deeper personal identity, mental stimulation, family connections, even used for medical knowledge and of the family history. Reminiscing the old memories and connecting to the family members have shown to give health benefits by applying genealogy methods to find the roots. Interesting aspects of digital technology is that you can search your ancestry from your home without going to libraries and archives. There are websites like ancestry.com, familysearch.org, which trace your ancestors for many generations back, even to the point from where they came from and where they settled. Genealogy records having 2 categories of compiled and original records, where compiled records are the collected by individuals and groups where they share example biographies. However, most genealogy are original records that come from different sources. Even the land records, court records, and prison terms can also be traced. There are hundreds of databases in Family Search Catalog, and there are categories-wise data like Indian Archives land records, Imperial Wartime Museum, genealogy links, Anglo-Indian family trees, Jews of India, Genes Reunited, Ceylon Tamils, 1947 partition archives, mostly in search of their ancestors who have been displaced, dispersed, and migrated. Interestingly, while the Adam and Eve descendants could result in 37 genealogical tables, the Hindus have records collection in Family Search that goes back to the year 1194, that's 11th century, Suttas, and has special duty to preserve the genealogies of gods and kings, Vamshas, translates to dynasties, surnames indicate the family religion, Hindu, Islamic or Christian. The past records of British in India during colonial times could be dug out from the East Indian genealogy in online genealogical database of British Library. In the Indian context, over 7,500 microfilm rolls of records of Netaji Subhash Chandra Bose can be found in the National Archives. So we have a lot of archival data, and that is what we can trace out through genealogy. My own fieldwork with the tribal healers, and especially in the Northeast, the whole non-codified system is passed through generations after generations through oral histories.
and I have seen the tribal healers living very simply and doing community service without any expectations. I think that is what we can see the genealogy and giving back to the community despite having the knowledge. And if anyone asks which is the richest place on this earth, some of us may think it may be palaces, gold mines, or banks, but truly it is the resting place for those who have departed. And there we have all the knowledge which we have lost. And I suppose the whole effort of the Pragya Pravaha and especially Lok Manthan, I'm very fortunate to be here for this third Lok Manthan, to revive and also to realize the importance of our own traditions, our genealogies, and our knowledge and wisdom which is there with our people. With these words, I would like to now introduce our speakers, and both Dr. Sukhdev Rao and Mr. Bhavan Singh Rao comes from Rajasthan, and I have my childhood memories in both Jodhpur and Suratgarh when I studied in schooling. I'd like to briefly introduce Dr. Sukhdev Rao. Dr. Rao is the editor of Rajasthani language monthly magazine Rudao. He has served as guest teacher in Jayanara and Vyas Vidyalaya for 8 years. Apart from this, he has also served in national institutions like UGC, All India Radio, and Jasthani language. He is continuously working for the last 20 years for the growth and development of Rajasthani language by publishing many books and articles in Rajasthani language. And today he also got his book. He will talk about his book little later, but I would like to request Dr. Sukhdev Rao. But before that, I think we would like to felicitate our guests today. थैंक यू वेरी मच। मैं अपने मंच के जो आज अतिथि वक्तागण हैं उनके स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं। सबसे पहले जो इस सत्र का संचालन करेंगी, सूत्रधार कर रही हैं, डॉक्टर सुनीता रेड्डी जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं कुमुद शर्मा जी को कि वे कृपया मंच पर पधारें। प्रशांत पॉल जी से मेरा निवेदन है कि वे भी कृपया मंच पर पधारें और डॉक्टर सुखदेव राव जी का स्वागत करें। मैं बहुत ही विनम्रता से निवेदन करता हूँ बीके कुठियाला जी का कि वे भी कृपया मंच पर पधारें और भंवर सिंह राव जो ज़मीन से जुड़े हुए वंशावली लेखक हैं और किस प्रकार से आज उसका यहाँ पे एक प्रस्तुति देंगे, उनका बहुत सम्मान हृदय से हम सब की ओर से करने के लिए मैंने कुठियाला जी को आमंत्रित किया है। वे कृपया उनका सम्मान करें। धन्यवाद। अब आगे के सत्र के लिए मैं सौंपता हूँ डॉक्टर रेड्डी को, और जैसा कि राव को वक्तव्य देना है, आप अपना विषय रखिएगा। इस सत्र में हम लोग अंत में प्रश्न का भी विषय रखेंगे, तो आप लोगों की जो भी जिज्ञासा हो उसका भी समाधान करने का प्रयास करेंगे, तो आप लोग उस तरीके से तैयार रहिएगा। सबसे पहले मैं माँ वीणा पाणी को प्रणाम करता हूँ और उसके बाद इस आसाम की महान
देवी कामाख्या जी को नमन करता हूँ। प्रज्ञा प्रवाह और लोकमंथन का आभारी हूँ कि मुझे ऐसा शुभ अवसर प्रदान किया। मंच पर विराजमान सुनीता रेड्डी जी, जो JNU जैसे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है और जीनियोलॉजी की विशेषज्ञ भी है, और दूसरे वंशावली के महान विशेषज्ञ श्री भंवर सिंह जी राव, ऐसे दो महान विद्वानों के बीच में मुझ जैसे बालक पर वंशावली की बात रखने की जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे अल्प ज्ञान की जितनी भी सीमा है उससे आपको संतुष्ट कर पाऊँ। पिछले लंबे समय से वंशावली पर काफ़ी सेमिनार्स हुए, कई सभाएं हुई, गोष्ठियाँ हुई। तब एक विषय निकल कर आया कि आखिर वंशावली क्या है, वंशावली की आवश्यकता क्या है, वंशावली क्यों लिखी जानी चाहिए। ऐसे बहुत से सवाल आपके पास और भी हो सकते हैं, लेकिन जब जब भी ऐसे कार्यक्रमों में मेरी आंखों के सामने जब आप लोगों को देखता हूं, तब मुझे लगता है कि आप जब ये बात सोचेंगे कि आप किसी के पुत्र हैं, वो किसी के पुत्र हैं, फिर वो किसी के पुत्र हैं, फिर वो किसी के पुत्र हैं, शायद ये परंपरा अनवरत चलती रहेगी। अगर ये परंपरा अनवरत नहीं चलती तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते। और जब मैं उस अनवरत परंपरा के अंतिम व्यक्ति की बात करता हूँ, जिस पर मेरे हिसाब से सारे लोग अभी तक सहमत हैं, तो लोग ये मानते हैं कि हम सारे के सारे लोग ब्रह्मा की संतान हैं। तब जब ये बात मैं अपने आप में महसूस करता हूँ कि हम सारे लोग जब ब्रह्मा की संतान हैं, तो आप सभी जितने विद्वान मेरे सामने बैठे हैं, तो आप सभी में मैं ब्रह्मा का अंश महसूस करता हूँ। और मुझे लगता है कि मेरा जो भारतवर्ष है वो ऋषियों की संतान है, देवताओं की संतान है, और उस देवताओं की संतान की वंश परंपरा को आगे बढ़ने का पूरा हक है। अब एक शब्द आता है वंशावली। वंशावली दो शब्दों से बना है, यहाँ सारे विद्वान विराजे हैं, वंश और अवली। वंश का मतलब होता है संतानोत्पत्ति, अपने पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहना। और अवली में मूल शब्द है वल्ली। वल्ली का मतलब होता है बेल, लता, पेड़ की टहनी। जैसे मैं राजस्थान से हूँ, तो हमारे उधर जब नई दुल्हन आती है और वो अपने बुजुर्गों के पांव धोक लगाती है, तो हमारे उधर महिलाएं उसे आशीर्वाद देती है कि दोब ज्यों पसरो, बेल ज्यों बदो। असल में ये बेल जैसे बदने का तात्पर्य ही वंश परंपरा को आगे चलाने से है। और अपने भारतीय सिस्टम में जितने रीति रिवाज है, मेले हैं, उत्सव है, तीज त्योहार है, सारे के सारे खुशी के जो पल हैं, उन सारे पलों का अगर हम लक्ष्य निर्धारित करें तो अंतिम लक्ष्य यही होगा कि संतान उत्पत्ति होनी ही चाहिए। हमारे यहाँ जिन लोगों के यहाँ संतानोत्पत्ति नहीं होती, भले ही हम अब आधुनिक युग में आकर के कुछ उनको भ्रम या वैसा मान करके बात टाल सकते हैं, लेकिन ये हमारे यहाँ रिवाज रहा है कि जिनकी वंश परंपरा नहीं चली, लोग ये भी मानते थे कि उनका मुंह भी नहीं देखना चाहिए। ऐसे भी कई प्रथाएं हमारे यहाँ इतिहास में रही है। तो ये जो वंश परंपरा है, ये कोई आज की वंश परंपरा नहीं है, ये सदियों से चली आ रही वंश परंपरा है।
और इस वंश परंपरा को चलाने के लिए दो लोग हैं, एक वे लोग जिनकी संतानोत्पत्ति होती है और दूसरे वे लोग जो इस संतानोत्पत्ति के पूरे क्रम को लिखते हैं। जो इनको लिखते हैं उन्हें राव जी, भाट, बड़वा, जागा, हेलवा, पंजीकार, बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। और ये भारत के तमाम प्रांतों में रहते हैं और ये इस तरीके का काम करते हैं। हमारी ये परंपरा आजादी से पूर्व तक सुनियोजित ढंग से चल रही थी, लेकिन जैसे ही आजादी आई तो इसको लिखने के लिए या जहां जहां वंशावली लेखक नहीं पहुंच पा रहा था, उन लोगों के आइडेंटिफिकेशन के लिए या उन लोगों की कुछ जानकारी के लिए सरकार ने कुछ ऐसे नियम बना दिए, कई जगह पटवारी लगा दिए, कई जगह ग्राम सेवक लगा दिए, कई जगह और व्यवस्था कर दी, कहीं सरकारी अस्पताल में उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनने लगा। और धीरे धीरे पिछले 70-75 सालों में ये जो परंपरा है ये सिमट करके संकुचित हो गई, या मैं यूं कहूं कि ये बंद होने के कगार पर आ गई। लेकिन ये परंपरा इतनी संकुचित नहीं है कि इसको हम ये देखें कि ये कोई 150 वर्षों की, 200 वर्षों की नहीं है। इस परंपरा की मैं बात करूं तो मैं एक देवी के स्तुति के साथ बात रखना चाहूँगा। जैसे हमारे यहाँ कोई भी बात करने से पहले देवता का नमन किया जाता है और वो इस तरीके से शुरुआत करते हैं कि रिद्धि दे, सिद्धि दे, अष्ट नव निधि दे, वंश माँ वर्दी दे। देवी की स्तुति का दूसरा शब्द ये है कि वंश में वर्दी दे। रिद्धि दे, सिद्धि दे, अष्ट नव निधि दे, वंश माँ वर्दी दे वाकवानी, हृदय में ज्ञान दे, चित्त में ध्यान दे, अभय वरदान दे शंभु रानी, दुख को दूर कर, सुख भरपूर कर, आस संपूर कर दास जानी, सजन को हित दे, कुटुंब माँ प्रीत दे, जग माँ जीत दे श्री भवानी। ऐसे करके इस वंशावली परंपरा का श्री गणेश किया जाता है, बोला जाता है, पढ़ा जाता है। फिर उस पूरी की पूरी वंशावली परंपरा में सारे युगों का, जहाँ से वंशावली परंपरा शुरू होती है उनका सारा वर्णन आता है। और वर्णन आने के बाद सतयुग से लेकर के वर्तमान तक किस किस व्यक्ति के पास कौन कौन भाट या राव रहा और उसने लिखा, तो ऐसे कई इतिहास में संदर्भ मिलते हैं। जैसे सतयुग में एक आता है कि एक चंडी देवी हुई थी, उसके पास समम और वणास नाम के भाट थे जो वंश लेखन का काम करते थे। फिर शेष नाम का एक राजा हुआ, उसके पास भीमजी नाम का एक वंशावली लेखक था। फिर त्रेता युग में बलि राजा के पास पिंगल नाम का भाट था और रामचंद्र जी के पास रंगपाल नाम का भाट था। द्वापर युग में पांडवों के पास संजय, जो सीधा प्रसारण भी करते थे, और सुत जी भाट थे। और कलयुग में राजा विक्रम के पास वेताल भाट, राजा भोज के पास विद्यमान भाट, अकबर के पास गंग भाट और पृथ्वीराज के पास चंद्रवर्धई था। ऐसे बहुत सारे उल्लेख जो है इतिहास में मिलते हैं। और भाट की महिमा के लिए यह भी कहा गया है कि उसमें यह शक्ति कहाँ से आई लिखने की, तो एक दोहा मिलता है जिसमें उस परंपरा के बारे में बताया गया है कि वो भाट जो है इस तरीके की सत्य बातें कैसे लिख पाता है। तो उसे बताया गया है कि उसे 3 लोगों का वरदान था कि ब्रह्मा जिसके कर बसे, ब्रह्मा जिसके कर बसे, शंकर बसे ललाट, सरस्वती जिसके हृदय बसे, सो कुल बाजे भाट। ये 3 चीजों का जिस व्यक्ति को वरदान होता था वो वंशावली लेखन का काम करता था। इस तरीके से ये जो वंशावली परंपरा है धीरे धीरे चलती रही, आगे बढ़ती रही। और जैसा अभी मैम ने बताया था, चंद्रवंश, सूर्यवंश, ऋषिवंश, अग्निवंश, ऐसे बहुत सारे वंश हुए हैं भारतीय इतिहास में, जिनका इतिहास उत्तरोत्तर चलता रहा और वो आगे बढ़ता रहा। वंशावली परंपरा जो है सृष्टि के संपूर्ण ज्ञान को भी दर्शाती है कि ये पृथ्वी कैसे बनी, आकाश कैसा बना, उसमें कितनी वैज्ञानिकता है या नहीं है, ये तो शोध का विषय है। और आप विद्वानों के पास जब ये विषय आएगा, इस पर विश्लेषण होगा, इस पर सारे लोगों की टिप्पणियां आएगी, तो ये पता चल पाएगा कि इसमें कितना सत्य है, कितना असत्य है, इसको और किस तरीके से और किस दृष्टि से देखना चाहिए। ये सारी बातें तो तब आएगी जब ये विषय विस्तृत हो जाएगा।
लेकिन अभी जितनी जानकारी हमारे पास आई है उसमें ये लिखा गया है कि जब वही की शुरुआत करते हैं तब ऐसा मानते हैं कि इस पृथ्वी की जो रचना है वो कोई एक ईंडा था पहले, और वो ईंडा को फूटने से वो पृथ्वी बनी। और उसको राजस्थानी में ऐसे दर्शाया गया है कि आद ओंकार एक इंड उपाया, इंड फोड़ जमी आसमान रचाया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी माया, सब देवता ने धंधे लगाया। और फिर उसमें आगे लिखा हुआ मिलता है कि श्री परमेश्वर जी अखे बडरा पान में बोडिया ने पृथ्वी प्रलय काल भई, जब जाग ने जोवियो तो पृथ्वी नहीं, जल नहीं, आकाश नहीं, सूरज नहीं, चंद्रमा नहीं, यानी सब तरफ अंधेरा था, धुंध थी। और फिर उसमें से इस सृष्टि का निर्माण हुआ। ये इस तरीके से चलते चलते काफ़ी कुछ चीज़ें जो है उसमें चलती रहती है। और मुझे एक बात जो मैं यहाँ आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी मिलती है जिसे हम कई बार मानते हैं कि ये तथ्य रामायण से लिए गए हैं या महाभारत से लिए गए हैं, लेकिन जब हम उस पर थोड़ी गहरी दृष्टि डालते हैं तो हमें पता चलता है कि रामायण से पहले क्या था, या जब महाभारत लिखी गई तब उससे पहले क्या था। तब हमें पता चलता है कि वंशावली लेखों से ही पता चलता है कि राम का नाम अपने पिता के नाम पर दासरथी, वंशावली लेखों से हमें पता चलता है कि अपने पिता के नाम पर दासरथी और माता के नाम पर कौशल है। भाइयों में ये लिखा गया है कि इस वंश का नाम इक्ष्वाकु वंश है, और भाइयों से ये जानकारी मिलती है कि इसी वंश का नामधारी राजा रघु था जिसके नाम पर रघुकुल चला। अगर वंशावली नहीं होती तो शायद आज हम राम को अलग रूप में जानते, रघु को अलग रूप में, इक्ष्वाकु को अलग रूप में और दासरथी को अलग रूप में जानते या नहीं भी जानते। तो ये जो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं या समझ रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ऐसी स्थितियां होती है कि इस पृथ्वी पर हजारों हजार सालों से जब ये दुनिया चल रही है, कितने ही बदलाव हुए होंगे, कितनी बार सृष्टियां बनी होगी, बिखरी होगी, कितने ही इस पे परिवर्तन आए होंगे, लेकिन ये सारे जो परिवर्तन है उस परिवर्तनों के बाद भी हमारी जो ये वंश परंपरा है अभी तक जीवित है, अभी तक चल रही है और ये निरंतरता लिए हुए है। ऐसा नहीं है कि किसी कालखंड में इस पृथ्वी पर मनुष्यों का अभाव हो गया था या जनमानस नहीं था, चाहे वो मनु के रूप में एक भी बचा हो, लेकिन बचे हैं। तब मुझे एक कवि की 4 पंक्तियां मैं यहाँ रखना चाहता हूँ कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे भारत पर संकट आने वाला है, हमारी दुनिया पर संकट आने वाला है, मानव जाति पर संकट आने वाला है, लंपी वायरस आने वाला है। तब किसी कवि की ये 4 पंक्तियाँ मुझे अच्छी लगती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी परंपरा को कुछ नहीं हो सकता, कि हमारा जो लोक है, हमारा जो लोक मंथन है, वो लोक मंथन इतना प्रभावी है कि उस पर ईश्वर की कृपा है। ये 4 लाइनें मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि युग थके थकी नहीं मनुष्य की परंपरा, पिघल चली धरा भले विदीर्ण हो गया नीले, घिरी घटा चली प्रचंड आंधियां लिए प्रलय, निशा बिना प्रभात थी न सांझ थी न रात थी, सृष्टि ही रुकी थकी मिटी दिशा थमा समय, सिमट चला गगन भले सिमट चली वसुंधरा, मगर परले नहीं सका मनुष्य को कभी हरा, युग थके नहीं मनुष्य की परंपरा। इस बात को हम कहीं न कहीं विज्ञान की तरफ भी ला सकते हैं, या यूं कहें कि वंशावली परंपरा जो है हमें विज्ञान की तरफ भी ले जाती है। आज जितने भी देश हैं वो सारे के सारे देश या यूं कहूं कि विश्व डाटा बेस्ड हो गया है। तो वंशावलियां क्या है? वंशावली तो प्रत्येक व्यक्ति का डाटा ही तो रखती है।
जब हमारा विश्व जो है इतने हजार सालों बाद आकर उसे लगा कि हमारे पास डाटा होना चाहिए, डाटा के बगैर हम कुछ नहीं करते, डाटा के बगैर हम निर्णय नहीं ले सकते, डाटा के बगैर हम संचार साधनों को ठीक नहीं कर सकते, तो हमारी वंशावली परंपरा क्या करती थी? हमारे जो पूर्वज थे, जिस समय ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, टीवी नहीं था, रेडियो नहीं था, कुछ भी नहीं था, मनोरंजन के कोई साधन नहीं थे, तब हमारे बुजुर्ग वंशावली लेकर के गांव डाणियों तक जाते थे, उसके घर में बैठते थे, बच्चों से बात करते थे, उन बच्चों को शिक्षा देते थे, पढ़ाई करवाते थे, रात भर बातें कहते थे और उन बातों में चारित्रिक निर्माण की विधि होती थी। और तब से वर्तमान डाटा आए हैं, तब से आप सब जानते हैं कि जो डाटा बच्चों के हाथ में आया है वो कितना चरित्र निर्माण कर रहा है, ये आप समझ सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो परंपरा है, ये कहीं न कहीं अगर हम इस पर काम करें या इसको ठीक ढंग से समझा जाए तो ये हमें हमारे पुरातन ज्ञान को लौटाने में बहुत बड़ी विधा हो सकती है। या जैसे अभी हमें आवश्यकता पड़ रही है कि हम एनआरसी जैसे कानून ला रहे हैं, लेकिन जब ये वंशावली लिखी जा रही थी जिस युग में, तो उस युग में प्रत्येक व्यक्ति का डाटा होता था और डाटा होने के बाद उसकी सारी जानकारी भी होती थी। आज हमारे पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है, सब कुछ है, लेकिन इन तमाम चीज़ों में व्यक्ति की मौसी कौन है नहीं लिखा हुआ, उसका काका कौन है नहीं लिखा हुआ, उसके बड़े पिताजी कौन है नहीं लिखा हुआ, उसके बच्चे कितने हैं नहीं लिखा हुआ। तो जब हमारे पास ये सारी चीज़ें इतनी आधुनिकतम टेक्नोलॉजी के बाद भी नहीं है, वो सारा काम हमारे बुजुर्ग उस बही को लेकर के घर घर जा कर के करते थे और लिखते थे, ऐसी महानतम परंपरा को हम भूल जाएं, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि अब तक हमारे पास जितने डाटाबेस हैं, वंशावली के बारे में जितनी जानकारियां हैं, वंशावली के बारे में जितना ज्ञान है, वंशावली के बारे में जितने अज्ञान है, उन पर बैठ करके रिसर्च किया जाए, उन पर बैठ करके अगर कुछ इस तरीके के लोकमंथन जैसे कार्यक्रमों में अगर इस पर बात की जाए, या जहाँ जहाँ इसमें कुछ कमियां हैं उसको ठीक किया जाए, या बड़े बड़े विद्वान मिल करके इस पर कुछ काम करें, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ये वंशावली विधा जो है हमारे हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी परंपरा होगी। मैं थोड़ा सा इसको और विज्ञान की तरफ ले जाना चाहता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि एक समय था जब बाहर के लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते थे। हमारे यहाँ बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, सारे लोग आप समझते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन आज हमारे यहाँ से जब डॉक्टर बाहर से कोई डिग्री करके आता है तो हमें ऐसा लगता है कि अच्छा रिटर्न बाय अमेरिका, लंदन, कि नहीं ये इलाज ठीक करेगा। लेकिन पहले हमारे यहाँ से करते थे। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ तो इस तरीके का काम होता था जैसा कहीं हुआ ही नहीं। कहानी से आप सभी परिचित है कि एक बच्चे की गर्दन काट करके एक हाथी की गर्दन को उस पर लगाना, रखना और सिर्फ एक शब्द में ऑपरेशन सक्सेस हो जाना, तथास्तु। कहानी सत्य है असत्य है मुझे नहीं पता। मैंने पढ़ा है कि गणेश जी की गर्दन काट दी गई थी और फिर उस पर एक सोती हुई हथनी की गर्दन काट के उस पर रखा और शिव जी ने कहा तथास्तु और ऑपरेशन सक्सेस हो गया। इससे बड़ा मेडिकल साइंस मैं समझता हूं कि विश्व में कहीं हो नहीं सकता। मैंने ये भी पढ़ा है कि महाभारत काल में जो संजय हुए थे वो महाभारत के युद्ध का लाइव टेलीकास्ट करते थे। वहां क्या होता था क्या नहीं होता था वो सारा दिखाते थे। तो ये क्या था? ये टेक्नोलॉजी की सबसे बेहतरीन बात है कि उस जमाने में इस तरीके की चीजें थी। आपने चंद्रबरदाई के बारे में सुना होगा, जब पृथ्वीराज को ऊपर बांध दिया जाता है और वो नीचे जब होते हैं तो उन्हें वो दिशा बताते हैं कि पृथ्वीराज कितनी दूरी पर है। दोहा पूरे इतिहास में फेमस है, 4, 5, 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है चूके मत चौहान। और वो शब्द भेदी बाण चलाते हैं और सुल्तान को मार देते हैं। क्या इसमें साइंस नहीं है? या वो नाप जो है वो क्या है? आज भी हमें पढ़ने को मिलता है कि कुछ लोग जो है वो इस तरीके के
प्रक्षेपास्त्र वो बना रहे हैं जिसमें वो शब्द को पकड़ करके उस पर हमला कर देते हैं। तो शायद कहीं ना कहीं ये जो शब्दों का पकड़ने का जो है वो पुराने ज़माने से भी रहा है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। वो सारी की सारी घटनाएं हमें वंशावली परंपरा में देखने को मिलती है। और वो जितनी भी चीज़ें हैं और वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो साइंस बेस्ड है। उसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि उसमें तथ्य गलत लिख दिए गए हों। उसका प्रमाणीकरण ये है कि जब राव जी अपने यजमान के यहाँ जाते थे तो वो सारे गांव वालों को इकट्ठा करते थे। उस समय जो भी उस गांव का मौजूद व्यक्ति, ठाकुर, सामंत, ठिकानेदार, सरपंच, कोई भी, उसको भी बुलाते थे, उसके सामने लिखते थे, फिर उसको पढ़ते थे और पढ़ने के बाद उससे साइन करवाते थे। ऐसी हजारों बहियां हमारे पास पड़ी है। ये एकदम नई चीज है जिसको किसी कालखंड में अंधेरे की तरफ धकेल दिया गया। इस बहुत बड़ी विरासत के साथ मैं ये भी कह सकता हूं कि किसी ने धोखा किया है कि अगर ऐसी परंपराएं जीवित रही तो भारत टूटेगा नहीं। हो सकता है कि आक्रामकताओं के दिल में यह भी रहा हो कि जब भी मतलब ऐसी चीज़ें सामने आई हो उनके कि किसी को तोड़ना है तो उसकी कमज़ोर चीज़ कौन सी है, तब उन्होंने समझा होगा कि हिंदुस्तान में एक ऐसी परंपरा है जो सबको जोड़कर रखती है। अगर उस पर प्रहार किया जाए तो शायद भारत टूट सकता है। और आज हमारे भारत के कितने टुकड़े हो गए ये सब हम जानते हैं। हमारे यहाँ 1300-1400 में जो लोग बने थे वो आज हमसे अधिकार की मांग करते हैं। लेकिन जब हम उनसे सवाल करते हैं कि 1400-1500 साल पहले आप खुद अस्तित्व में नहीं थे, आपका इतिहास क्या है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन उसका जवाब वंशावलियों में है, क्योंकि ये बहुत प्राचीन विधा है। और जब इस तरीके के दुख की बात करते हैं या अखंड भारत के खंड खंड होने की जब हम बात करते हैं, तब मुझे ऐसा लगता है कि अगर वंशावली परंपरा को जोड़ा जाए, वंशावली परंपरा पर काम किया जाए, वंशावली परंपरा को आगे बढ़ाया जाए, या वंशावली परंपरा की पुनः शुरुआत की जाए भारत में। जिन लोगों की नहीं लिखी जा रही है भले ही वो आज से ही शुरू करें, अगर करवाना शुरू कर दे तो ये हो सकता है कि हम जिस अखंड भारत की कल्पना करते हैं, हम जो सपना देखते हैं अखंड भारत का, वो हमारा पूरा हो सकता है। और उसके बारे में किसी कवि ने एक लाइन लिखी है जो मेरी बहुत प्यारी लाइन है कि मुझको सारी मही चाहिए, मुझको सारी मही चाहिए, ये दीवारें ढही चाहिए। आज जो ये दीवारें हमारे सामने खड़ी हो गई है, इसको अगर तोड़ना है तो मैं ये चाहता हूँ कि वंशावली परंपरा इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। वंशावली के बारे में बहुत बात की जा सकती है। मैं पिछले 15 सालों से इसी विषय पर काम कर रहा हूँ और मैं इस पर काम कर रहा हूँ और काफ़ी कुछ बोला जा सकता है, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए मैं चाहूँगा कि मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूँ। आपने मुझे बुलाया, मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुखदेव राव जी। आपने बहुत ही सुंदर उदाहरण देकर हमारी परंपरा के बारे में और जो लोक कहानियाँ हैं, लोक कथाएँ हैं और कहावतें हैं, ये सब भी इनफैक्ट आपसे बाद में शेयर करेंगे। एक मैगज़ीन ये हर महीने रिलीज़ करते हैं और एक किताब भी है ज्ञान, जिसको ओलख पिछाणो राजस्थानी में, जिसका नाम है जान पहचान। हम कार्यक्रम के अंत में उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको दोबारा धन्यवाद देना चाहती हूँ डॉक्टर सुखदेव जी। हम आगे बढ़ते हैं। हमारे दूसरे गेस्ट जो हैं भंवर सिंह राव जी। भंवर सिंह जी राजस्थान के जिला बाड़मेर की धरती पर जन्मे। पिछले 25 वर्षों से अध्यापन कार्य के साथ साथ वंशावली लेखन का कार्य करते आ रहे हैं। आप अखिल भारतीय वंशावली संरक्षण एवं संदर्भ
संस्थान के कई कार्यक्रमों में भागीदारी कर रहे हैं और वो आज एक आपके सामने एक छोटा सा प्रोग्राम भी करेंगे। मैं पहले आपको निमंत्रित करती हूँ कि आप आके कुछ शब्द कहें और फिर आप वहीं से बैठ के बोलना चाहेंगे। जी, थैंक यू। आदरणीय मनसा सिंह, मैडम सुनीता रेड्डी, डॉक्टर सुखदेव राव जी एवं सब विराजमान विद्वान दूर दराज से पधारे हुए, ये जो वंशावली पर इतनी देर जो चर्चाएं हुई, वंश लेखन क्या है, ये क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है, मैं आपको इसका एक डेमो दूंगा। ये भैया हमारे पूर्वज कई पीढ़ियों से इनको संजोए कर रखे हैं। हमारे पूर्वजों ने केवल इन वहियों को, इन कागजों को संजो कर रखा। उन्होंने जब जब कोई ऐसी आपदाएं आई, उन आपदाओं में अपने बच्चों का उन्होंने सोच नहीं किया, केवल इन वहियों को उन्होंने बचा कर रखा। उसी का कारण है कि आज दिन तक हमारे पास में ये वहियां सुरक्षित है। कालांतर में कई बार कई आक्रमणकारी आए, भारत का पूरा इतिहास उन्होंने जला दिया। तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय उसके उदाहरण हैं। लेकिन इन वहियों को हमारे पूर्वजों ने उनके पास नहीं जाने दिया। इन वहियों को उन्होंने अपनी छाती से छिपा कर रखा। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर वास्तव में कोई इतिहास है, अपन जो इतिहास में पढ़ते हैं, राजा महाराजाओं का इतिहास अपन पढ़ सकते हैं, बड़ी बड़ी हस्तियाँ कोई हुई है उनका इतिहास पढ़ सकते हैं। आम व्यक्ति का इतिहास, क्योंकि हर व्यक्ति जो जन्म लेता है वो अपने जीवन में कुछ न कुछ करके ही वापस जाता है। अब उसने जीवन में क्या किया, उसका इतिहास आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अगर वो इतिहास आपको मिलेगा तो केवल इन वहियों के अंदर जिनके वंश लेखन हैं, जिन समाज के वंश लेखन हैं, उस वंश लेखनों के पास में ये जो वहियां हैं, उन वहियों में हर आदमी का इतिहास आपको मिलेगा। वास्तविक इतिहास अगर कहीं मिलता है तो इन वहियों में है। क्योंकि इनके अंदर हम जब किसी यजमान के यहाँ जाते हैं तो इस वही को जब हम लेके जाते हैं तो उनका पूरा परिवार इकट्ठा होता है। फिर हम बड़े सम्मान से इस वही को वहाँ पर खोलते हैं। खोलकर इसकी पहले हम पूजा करते हैं, क्योंकि इन वहियों में उस परिवार के या उस समाज के कई ऐसे सती सुरा जो हुए हैं, जो जूंजार हुए हैं, सती हुए हैं, या कोई भूमियाजी हुए हैं, जितने भी पितर हैं, उन सब का लेखा जोखा इसमें है। सबसे पहले हम उनकी पूजा करते हैं, हमारी इष्ट देवी की हम पूजा करते हैं। उसके बाद में हम इसका वाचन करते हैं और जिस परिवार वालों को हम जिनका वंश लेखन सुनाते हैं, वे पूरे परिवार वाले वहाँ इकट्ठे होकर के बड़े तन्मय से उसको सुनते हैं। और सुनने के बाद में वे हमारे को पारिश्रमिक भी देते हैं।
उनको फिर उनके जो नए नाम होते हैं वो लिखवाते हैं, या उनके परिवार में किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया है। अब ऐसा तो नहीं है कि हर व्यक्ति कोई लड़े या हर व्यक्ति कोई राज करे, ऐसा तो नहीं है। छोटा मोटा कार्य भी अगर कोई करता है, अगर किसी ने मान लो तालाब खुदवाया है, या किसी ने प्याऊ बनवाई है, या किसी ने कोई स्कूल खुलवाई है, ऐसे कई कार्य, क्योंकि हर व्यक्ति कुछ न कुछ तो करता ही है, तो वे सब कार्य इसमें लिखाए जाते हैं। वह उसका इतिहास है कि उसने अपने जीवन में क्या क्या काम किए। जिस प्रकार अपन डायरी लिखते हैं, जो विद्वान पढ़े लिखे होते हैं वो तो अपनी डायरी लिख लेते हैं कि मैंने आज ये किया। आम व्यक्ति पहले पढ़े लिखे भी नहीं थे, और हमारे जो पूर्वज थे, जिस समय कागज का आविष्कार हुआ उससे पहले जब कागज नहीं था तो मौखिक वंशावलियाँ कहते थे, और जब कागज का आविष्कार हुआ उसके बाद में कागज पर लेखनी का आविष्कार नहीं था तो पंख से लिखते थे। उसके बाद में कलम आई तो कलम से लिखते थे, और जो कलम से लिखी हुई वंशावली है आज भी अगर 800,000 वर्ष पूर्व जो लिखी हुई वंशावली है अगर आप देखोगे तो वैसे के वैसे अक्षर है, न तो वो स्याही आज दिन तक मिटी है, न वो कागज है, बिल्कुल सुरक्षित रहता है। और इस वंशावली को सुरक्षित रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने इस प्रकार से, ये आप जो देख रहे हैं चमड़े का, उसके ऊपर पूरा का पूरा एक कवर बनाया हुआ है। उसके बाद में वंशावलियों को सुरक्षित रखने के लिए आप जानते हो, क्योंकि तापमान है वो सही नहीं रहता है, कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, कागज़ खराब हो जाता है, तो उनके लिए भी पहले जब, आज तो सबके पक्का मकान भी हो गए हैं, अलमारियाँ मिल गई है, उस समय जब नहीं थे तब घरों के अंदर ये जो कागज़ की लुगदी होती है उससे, और एक मुल्तानी मिट्टी आती है, इसको पीस करके ऐसे बर्तन बनाए जाते थे जिनके अंदर इनको सुरक्षित रखा जाता था। किसी भी तापमान में ये वंशावलियाँ उसमें सुरक्षित रहती थी और आज दिन तक इनको सुरक्षित रखा। अब मैं आपके सामने ये बताऊंगा। सबसे पहले जब हम वंशावली को किसी के यहाँ जाते हैं, जजमान के यहाँ, तो इसको खोलते हैं, इसकी पूरी सुरक्षा रखी जाती है, इसके ऊपर ये चमड़े का कवर है। उसके बाद में हम इसकी पूजा करते हैं। ये जो वंशावली है आपके सामने जो पेश कर रहा हूँ, ये करीबन 100 साल पुरानी है, क्योंकि वंशावली जब भर जाती है तो हम उसकी प्रतिलिपि दूसरी में उतारते हैं। ये हमारे दादाजी द्वारा, मेरे दादाजी द्वारा उतारी हुई है, करीबन 100 साल पुरानी होगी। तो सबसे पहले हम उस वंशावली को खोल करके उसकी पूजा करते हैं। पूजा करते समय पूजा के अंदर यहाँ पर वो व्यवस्था नहीं है, लेकिन पूजा में हम अगरबत्ती है, दीपक है, उसके बाद में गुड़ है, मौड़ी है, और इसकी आरती पूजा की जाती है। चिंता विघ्न विनाशिनी कमलाशिनी सकत विषहति हंस वाहिनी माते सुमत नमो यादे अन्नादि तो ही भवानी तो ही जोग माया तो ही बांकवाणी तो ही धरणी आकाश विभो पसारे तो ही मोह माया विशेष धारे तो ही चार वेद षष्ठ भाषसिनी तो ही ज्ञान विज्ञानों में सर्वभिनी तो ही वेद विद्या चौदह प्रकाशी तो ही कला मंड की रूप राशि तो ही रागणी वेद पुराण तो ही जंत्र में मंत्र में सर्व जान तो ही चंद्र में सूर्य में एक भाषे तो ही तेज में बुद्ध में हो प्रकाशे। इस प्रकार हम उसकी पहले पूजा करते हैं, फिर उस वंशावली की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसको नमन करते हैं। अब मैं आपके सामने इसको पढ़ करके सुनाऊंगा। जब हमारी वंशावली में 4 युग जो हुए, सतयुग, उसके बाद में त्रेता, द्वापुर और कलयुग, उन चारों युगों का वंश लेखन सबसे पहले हम बताते हैं। सृष्टि की रचना कैसे हुई, अभी जो डॉक्टर साहब ने बताया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, विज्ञान अलग तरीके से बताता है। पहले आग का घोड़ा था, वो वैज्ञानिक हिसाब से, लेकिन हमारे शास्त्रों में, हमारे यहाँ सनातन शास्त्र में जो लिखा हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा कि हम सृष्टि की उत्पत्ति कैसे बताते हैं। आद सगत अंबिका पूछत प्रसन्न प्रसार
आद सृष्टि जो उपनी वाहिक कहो विस्तार, शिव वाहिक यूं सगत सू सतकर जानो सोये, रसना सृष्टि यूं रसी कवि मुख मानो सोये, दरिया बंधन रिभु दलन परदेशों उपदेश, सजन मिले दुर्जन टड़े तो प्रताप गुणेश। इसके बाद में हम इसकी जो पूजा करते हैं उसका एक कवित है। पोथीले पर बात आद घर बार उठे आवे, जाज हेत जजमान तेतंब कुटुंब तेड़ावे, जाज मने बाजोट थाल भर सावड़ थपे, कंकु केसर श्रीफल कनक एक गज मसरू अपे, रेशम आटी रुपियो दान मान पीछे दिए, वंशावली वंशवातणी कवित पिंगड़ कहे। यह कविता है जो उसके पूजा के लिए कहा गया है। अब है पृथ्वी की जब उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में बताते हैं। पहला पवन पियाण जड़ो जड़ बंब जमाया, जड़ ऊपर कमल कमल पंखड़ी सर्व जल छाया, कमल ऊपर मछ मछ ऊपर कोरम मडोणा, तीन ऊपर दस स्यार स्यार दृग पाल पठौणा, मछ ऊपर कासब कासब ऊपर वासंग वासंग सिर धवड़, धवड़ सिंह सिर राई, तीन ऊपर 50 करोड़ प्रथम ही ठहराई। ये पृथ्वी का प्रमाण है हमारे शास्त्र में। पृथ्वी किस प्रकार पहले कमल और कमल से ऊपर मछ मछ यानी मछली, मछली के ऊपर कछुआ, कछुए के ऊपर वासंग और उसके सिर के ऊपर उस पृथ्वी को ठहराया हुआ है। तीन ऊपर लख चार ब्रह्मा मुख पड़े सिंगाड़ा, तीन ऊपर लख चार शंकर पुरी कहवाणी, तीन ऊपर लख चार बैठा महादेव सूर्य ज्ञानी, सात ऊपर सात तिल सवदे लोक अखंड, कवित पिंगल कहे अकविश ब्रह्मंड, ऊत पत तो ओंकार ती हुई, तीन तो गुण हुआ, सतो गुण तंबो गुण रजो गुण, सतो गुण विष्णु जीरो वो, तंबो गुण शिव जीरो वो, रजो गुण ब्रह्मा जीरो वो। इस इनो ये जो तीन गुण हुआ इनो जा प्रकृति रची हुई है। ताप छे 5 तत्व हुआ, आकाश तत्व, तेज तत्व, अपत तत्व, पृथ्वी तत्व। आकाश तत्व ए 5 तत्व, इन 5 तत्वों की मानव शरीर की रचना हुई। ब्रह्मंड माइती उपना विष्णु जी रे नाभ सु कमल जी उपना, कमल माइती ब्रह्मा जी उपना, ब्रह्मा जी रे मंदरा पुत्र, चार हुआ सनक सनन सनातन शांतनु कुमार, ए स्यारी सृष्टि नारसी जरे दूजा पुत्र, तीन हुआ मार्यस पुलियस अंतरी, मारिश्री रानी सुमतिरा पुत्र, राजा कश्यप 10 प्रजापति हुआ, राजा कश्यप ने तेरे रानी प्रणाई, जिनेरो विस्तार। आज को सृष्टि माते जतरो विस्तार है अणा वैर में राजा कश्यप की औलाद बताई गई, ब्रह्मा जी के पुत्र। प्रथम आदित्यरा पुत्र 33 करोड़ देवता हुआ, दूजी रानी देतीरा पुत्र 7 समुद्र वासुदेवता हुआ, तीजी रानी तोहरा पुत्र धारणी ने धूम को, गणे अरण ने शांडसी, चौथी रानी रूपवतीरा पुत्र नवकड़ी नाग हुआ, पांचवी रानी विनतारा पुत्र अरुण ने गरुड़ हुआ, 7 दीप ने नवखंड हुआ, जम्बू दीप, पुलक्ष दीप, सालमली दीप, कसु दीप, कौश दीप, शाखा दीप, पुष्कर दीप, ए 7 दीप हुआ, नवखंड, ऐलावत खंड, रम्यक खंड, हरण खंड, करु खंड, हरि खंड, भारत खंड, कोतुमाल खंड, भद्रा शिव खंड, ए 9 खंड हुआ। छठी रानी सूर भानुरा पुत्र सूरज देवता हुआ, 10 दशाओं बहनों हुई,
सातमी रानी त्रंबावती रा पुत्र 49 पवन हुआ। अष्टमी रानी कोरमाला रा पुत्र अष्टकड़ी पर्वत हुआ। नवमी रानी मेघनंदी रा पुत्र 56 करोड़ मेघमाल हुई। दशमी रानी पद्मावती रा पुत्र 88,000 रकेसर हुआ। एकादशमी रानी कनक रेखा रा पुत्र सर्वपंखी मात्र हुआ। द्वादशमी रानी इलावती रा पुत्र 18 भार वनस्पति हुई। त्रयोदशमी रानी रूपमाला रा पुत्र श्यार खोण ने श्यार वर्ण हुआ। ईंडज खोण सुदेज खोण उद्बद खोण जर खोण ए श्यार खोण हुई। बर्मा क्षत्रि वैश्य ने शूद्र ए श्यार वर्ण हुआ। ब्रह्मा रे 84 न्यातरा ब्राह्मण हुआ। क्षत्रि रे 36 वंशी राजकुड़ी हुई। 10 सूरजवंशी 10 चंद्रवंशी 10 ऋषि वंशी। 4 तेता युग में अग्नवंशी हुआ। परमार सोण सोलंकी ने पड़ियार। 9 जात वैश्य रे 9 जात शूद्र रे ए 9 ने 9 18 वर्ण देज घर ढरोणा। 33 करोड़ राजाओं राज इंद्र वो मृत्यु लोकरो राज हिरणाकुश किनो। 7 युगरी पीढ़ियों 18 7 युग रे विखे राजा काशव वो। काशव रे हरणाकुश वो हरणाकुश रे पैड़ाद वो पैड़ाद रे विरोचंद वो विरोचंद रे बाललोचन वो बाललोचन रे बाणासुर वो बाणासुर रे गयासुर वो गयासुर रे कपिलाक वो कपिलाक रे कपिला भद्र वो कपिला भद्र रे कर्तक देव वो कर्तक देव रे त्यागी वो त्यागी रे मीन वो मीन रे मस्कंद वो मस्कंद रे भैरवा वो भैरवा रे भैरवानंद वो भैरवानंद रे अंधक वो ए 18 पीढ़ी देत वंशीय सतयुग में राज किनो। सतयुग में श्यार अवतार मोनिजिया मच्छाय अवतार कच्छाय अवतार नरसिंह अवतार वामन अवतार। सतयुग में मानवरी अवरदा। सतयुग में मानवरी अवरदा लाख वर्षरी अस्तरी रे फर्जन 2 लागता। 1 बार वावता 21 बार लूणता। सत ही सत बोलता। ये सतयुग का प्रमाण है। सतयुग में इतने राजा हुए। राजा हिरण्याकुश लेने जो राज किया उनकी पीढ़ियां यहाँ आई। सतयुग के अंदर सब सती सत बोलते थे। झूठ कोई बोलता नहीं था। और जब झूठ बोलता था तब कहते हैं कि उसकी मृत्यु होती थी। उसके बाद में त्रेता युग में त्रेता युग रा वर्ष 12 लाख ने 96,000। त्रेता युगरी पीढ़ियों 120। त्रेता युग में राज सूरज वंशियों वो राजा काशव काशवरी रानी सुगन्या जी विश्वकर्मा जी की बेटी जन रे पुत्र राजा उतानपात वो उतानपात रे ध्रुव जी हुआ। ध्रुव जी ध्रुव लोकरी स्थापना किनी अटल राज पायो। ध्रुव जी ने राजा मनूरी दीकरी जमुना जी प्रणाई। सूरजरा राणा सायरा पुत्र धावर मंगल ने पनौती बाई हुई। दूजी रानी वड़वारा पुत्र अश्वनी कुमार हुआ। तापी ने सावरणी बाई हुई। सूरज रे मनु वो मनु रे इक्ष्वाकु वो। ये त्रेता युग का वंश है इक्ष्वाकु वंश। मनु रे इक्ष्वाकु वो इक्ष्वाकु रे वैण वो वैण रे पृथु वो पृथु रे बाण वो बाण रे जौवनासुर वो जौवनासुर रे अति बाण वो अति बाण रे ककुशी वो ककुशी रे विश्वासु वो विश्वासु रे मोहतासु वो मोहतास रे जौवनासुर वो जौवनासुर रे मौन धाता वो मौन धाता रे वही धाता वो वही धाता रे पंडरक वो पंडरक रे वासुदेव वासुदेव रे विश्वारण विश्वारण रे त्यागी त्यागी रे पृष्ठ पृष्ठ रे वैण वो वैण रे पुष्पकैत वो पुष्पकैत रे तरसुकपाल वो तरसुकपाल रे हरिचंद्र वो हरिचंद्र सत्यवादी वो
हरिचंद्र रे रोहितास वो, रोहितास रे दंदुकार वो, दंदुकार रे राजा सागर वो, राजा सागर री रानी रो नाम सुमंत्रा जी, जन रे पुत्र 60,000 हुआ, जको कपिल मुनि रे वचनती बड़ भस्म हुआ। राजा सागर रे 60,000 पुत्र हुआ, जो को बड़ भस्म वे गया। कपिल मुनि हूँ झगड़ो किनो जरे। पछे दूजी रानी कपिल मुनिरा वचनती बड़ भस्म हुआ। राजा सागर 99 जगन किना। बीजी रानी कसदी रा पुत्र अश्वमात ने जसोमात हुआ। दूजी रानी थी कसदी, उन्हें 2 लड़का हुआ, अश्वमात और जसोमात। जणु वो वंश हालियो, नहीं तो 60,000 है जो वो कपिल मुनिरा वसंती में तो बड़ भस्म वे गया था। और दूसरी रानी का जो 2 लड़का था और वंश हालियो। जसोमात रे दिलीप वो, दिलीप रे ककुशी वो, ककुशी रे भागीरथ वो, भागीरथ गिरवर सु गंगा लाई। आपरा पितरों देव पितर देवतारी मोक्ष प्राप्त कराई। भागीरथ रे पंचा जीवन वो, पंचा जीवन रे अश्वमाजस वो, अश्वमाजस रे राजा रघु वो, रघु सु रघुवंशी कहवाना। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघु रे अज वो, अज रे दशरथ वो, राजा दशरथ री रानी कौशल्या जी रे पुत्र रामचंद्र जी हुआ। दूजी रानी कैकेयी रे पुत्र भरत जी हुआ। तीजी रानी सुमित्रा रा पुत्र लक्ष्मण ने शत्रुघ्न हुआ। रामचंद्र जी री रानी रो नाम सीता जी। जन रे पुत्र लव ने कुश हुआ। लवरा सिसोदिया, कुशरा कछवा हुआ। एक कछवा और सिसोदिया ये राजा राम रे 2 पुत्र हुआ था, लव और कुश। दोनों ये 2 वंश लिया। कुश रे अति कुश वो, अति कुश रे नरखंड वो, नरखंड रे नरगोख वो, नरगोख रे पंडरक वो, पंडरक रे खेमधन वो, खेमधन रे देवनिक वो, देवनिक रे उमागत वो, उमागत रे पाराज्योतिक वो, पाराज्योतिक रे दुर्लभ वो, दुर्लभ रे मुनाश वो, मुनाश रे वेगनाभ वो, वेगनाभ रे अखंड नाभ वो, अखंड नाभ रे विश्वारण वो, विश्वारण रे अरणनाभ वो, अरणनाभ रे कुशल वो, कुशल रे ब्रह्मश्रेष्ठ वो, ब्रह्मश्रेष्ठ रे शंभ वो, शंभ रे पुष्पदैत वो, पुष्पदैत रे सिद्धुराज वो, सिद्धुराज रे भानु वो, भानु रे सुदर्शन वो, सुदर्शन रे अग्नि वो, अग्नि रे अग्निवर्ण वो। 63 पीजी सूरजवंशी है, 33 युग में राज किनो। बीजा राजा होता अपन जमे भरे ने रहता। 33 युग में अवतार 3 हुआ। वामन अवतार, परशुराम अवतार, रामचंद्र जी अवतार। 33 युग रा मानवीरी अवरदा 10,000 वर्ष री अस्त्री रे फर्जन तो 4 लागता। लोई समा प्राण लोई सुख तो जरे मन करी अवस्था पूरी होती। ये 33 युग का वर्णन था। 33 युग में जितनी पीढ़ियां हुई उसमें रामचंद्र जी का अवतार हुआ और रामचंद्र जी का वंश चला, जो ईश्वक वंश कहलाया। अब इसी प्रकार फिर दुआपुर, और समय का अभाव है, मैं आपके सामने, क्योंकि ये बहुत बड़ी है, इसमें बहुत समय लगता है। हम जब वंशावली किसी यजमान के घर जाकर के जब पढ़ते हैं तो करीबन 4 घंटे 5 घंटे का कार्यक्रम ये चलता है, क्योंकि पहले ये चारों युग की वंशावली पढ़ते हैं। उसके बाद में जिस वंश की, जैसे मैं चौहान या चौधरियों की वंशावली पढ़ता हूँ तो उस वंश का बताता हूँ। फिर उनके परिवार की पूरी वंशावली शुरू से लेकर के हम पढ़ते हैं, तो उसमें करीबन 4-5 घंटे इस वंशावली पढ़ने में लगते हैं। तो इतना समय यहाँ तो है नहीं, समय का अभाव है। तो इस प्रकार ये जो वंश लेखन है, अगर इसमें जो भी इतिहास है, वास्तविक अगर इतिहास है तो इस वंशावली के अंदर, क्योंकि इसमें हर व्यक्ति क्या करता है, क्योंकि आम आदमी का इतिहास आपको कहीं नहीं मिलेगा। जैसे हमारे पास जो चौहानों का वंश लेखन है उसमें कई ऐसे हुए जो अपना जाति को छोड़ करके उन्होंने धर्मांतरण कर लिया। तो उससे पहले वो क्या थे? वो राजपूत थे, चौहान वंश में थे, फिर वो मुसलमान बन गए, तो फिर उनका मुसलमानों का चलता है। तो उनको भी ये ध्यान है कि हम पहले हिंदू थे, हम राजपूत थे, हम चौहान थे। आज भी वो मानते हैं कि हमारे पूर्वज हैं जो हिंदू थे, क्योंकि उनकी भी वंशावली जब चलती है, जब वह उनका परिवार आता है
और वे जब धर्मांतरण करके दूसरे धर्म में चले गए, लेकिन उनका वंश लेखन आज भी होता है और उनका भी होता है, चौड़ों का भी, दोनों का होता है। तो उन लोगों को भी ये मालूम है कि हमारा जो वंश है वो पहले हम भी हिंदू थे, राजपूत थे और इस वंश से हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी पीढ़ी जब आती है तो वहाँ आकर के वो मिलती है, फिर जहाँ से वो टलते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास सभी वंशों का वंश लेखन है। इस जो कुछ भी आप लोगों ने मुझे जो समय दिया और मुझे सुना, इसके लिए सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भंवर सिंह राव जी, आपने बहुत ही सरल शब्दों में व्याख्या किया है। साक्षात वंशावली आप साथ लाए हैं और बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में लिखा गया है। इनफैक्ट जो आपने शुरुआत की पूजा से और फिर पूरा पढ़ा, जैसे उन्होंने ही कहा कि किताब पढ़ने में 4-5 घंटे लग जाएंगे और हर फैमिली की हिस्ट्री, जीनियोलॉजी आप उसमें से बता सकते हैं। ऐसी ही कई कम्युनिटीज़ में जीनियोलॉजीज लिखे गए हैं, साउथ में भी जहाँ तक मुझे अंदाज़ है, और एंथ्रोपोलॉजिकली उसको बहुत ही डायग्रामेटिकली आप रखते हैं, जैसे ट्रायंगल एंड सर्कल। ऊपर से अगर लाइंस हो तो इट्स अबाउट दी फैमिली लीनिएज, फिर कैसे उनके बच्चे, फिर उनके ब्रदर सिस्टर्स, उनके पार्टनर्स, तो उस तरह से पूरा का पूरा कितने भी जनरेशन्स तक आप ट्रेस आउट कर सकते हैं। तो आई जस्ट वांटेड टू थैंक भंवर सिंह राव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इनफैक्ट मैं बताना चाहूँगी कि कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस भी दिया जाता है। सिर्फ पीएचडी वालों को ही प्रोफेसरशिप नहीं, बट जो कम्युनिटीज़ में काम कर रहे हैं, वो हीलर्स हो सकते हैं या ट्रेडिशनल नॉलेज के, और जैसे राव साहब हैं, उन ऐसे जो विद्वान यूनिवर्सिटी नहीं गए हैं लेकिन उनकी जो नॉलेज है उसको रिकग्नाइज करके अभी ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है जहाँ वो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस अवार्ड दिया जाता है। तो ऐसे जहाँ तक मुझे अंदाज़ है, हमारे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा शुरू नहीं हुआ है, लेकिन कनाडा के कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ से हैं उनको प्रोफेसरशिप अवार्ड दिया जाता है और ऑनर किया जाता है। इससे पहले कि हम हमारे एक और गेस्ट आने वाले हैं, बट उनके आने से पहले हम चाहेंगे कि हमारे डॉक्टर साहब की किताब को बाद में करें। सो ये वी कैन ओपन अप फॉर क्वेश्चन आंसर। आप लोगों में से किसी को सवाल या कुछ कमेंट करना हो तो आप नाम लेके बता सकते हैं आपकी क्वेश्चन किसके लिए है। मैंने ठीक से सुना नहीं जो लास्ट लाइन है। मैडम जी, मैं सवाल ले लेती हूँ सबसे, फिर हम लोग चर्चा करते हैं। जी मैडम, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। I have read the question, but I should say that the query from Dr. Raoji, Bhanvar Singh Raoji. He mentioned several times about 33 crores of devata. I think 3 or 4 times. But I have reason to believe that there is no mention of 30 crore devata, but it is mentioned 30 koti devata, in which koti means in Sanskrit prakar, types of devata, and that's 12 Adityas, 11 Rudras, 8 Vasuts and 2 Ashinits. That is 33.
My question is actually I want also clarity from various knowledgeable persons present here. As I am a Hindu, almost all of us are Hindus. So, what do we believe? 33 types of devata or 33 crores of devata? 33 koti means prakar, and it is authentic that koti means prakar. Koti means crore, koti means prakar. But here he mentioned 33 crore. That crores is not a Sanskrit language. So my question is that. Thank you, madam. थैंक यू। हमारी जीनियोलॉजी हम अपना कैसे लिखना शुरू करें इसका मालूम है। भगवान का जीनियोलॉजी और वेद का जीनियोलॉजी और चारों युगों का जीनियोलॉजी तो हो गई। आज हमारी जीनियोलॉजी खत्म हो रही है, तो हम अगर शुरू करना चाहें तो कैसे करें, इसके ऊपर तेरा प्रकार क्या है? मैंने बोला आपका प्रश्न किससे है? कोई भी विद्वान इसके ऊपर प्रकार चाहे। बैठिए, ठीक है, ठीक है। एनी क्वेश्चन? हाँ प्लीज माइक दीजिए उधर। हाँ आप बोलिए, अपना नाम बोलिए, फिर फटाफट प्रश्न। हाँ, डॉक्टर उदय भान सिंह, जमुनानगर हरियाणा, पंचनव शोध संस्थान हरियाणा। मेरा प्रश्न आदरणीय भंवर सिंह जी, भंवर सिंह जी, भंवर सिंह जी, हाँ आप प्रश्न कीजिए। जी जी, अभी तो आपने वही बंद कर दिया। मैं ये चाह रहा था कि जब आप किसी वंश का, सपोज चौहान वंश का, राजपूत वंश का घर में बताने जाते हैं, तो वह उसकी शुरुआत कैसे करते हैं? एक बार हम ये चाहते हैं कि एक बार करके दिखाएंगे। बिल्कुल सही बात है। मैंने अभी जो आपने भी बताया, थोड़ा सा लिटिल बिट्स बताइएगा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल मैं बताऊंगा। आपने जो बताया कि ये जो 4 युग की आपने वंशावली पढ़ी, शुरुआत हम वहीं से करते हैं जहाँ से सृष्टि की रचना हुई, और जैसे जैसे युग चले उन युगों का बताने के उपरांत फिर जब कलयुग आता है, कलयुग में आने के बाद में जिस वंश का हम लेखन कर रहे हैं, चाहे वो चौहाना का हो या चौधरियों का हो, जिस वंश का लेखन करते हैं उस वंश के बारे में फिर हम पढ़ते हैं। जिस किसी भी वंश का हम जब शुरुआत करते हैं, शुरुआत सबसे पहले उनके वंश की जो कुलदेवी होती है उस कुलदेवी का नाम, फिर उसके बाद में उनके भैरू या जो खेतला भैरू जो कुलदेवी के आगे होते हैं वो बताते हैं। उसके बाद में उनका गोत्र क्या है, किस गोत्र से है, उनके वृक्ष है, उनकी तलवार है, उनकी ढाल है, जो भी है, जो उनके परवर है, वो सब बताते हैं। उसके बाद में उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, जैसे चौहान वंश है, जो अग्निवंश हम बताते हैं। हो सकता है अग्निवंश है क्योंकि आजकल कई लोग ऐसे विद्वान हैं और समय जो आधुनिक समय है वे कई बार कहते हैं कि अग्नि में से तो कोई पैदा हो ही नहीं सकता, जबकि हमारा शास्त्र और हमारा जो ये वंशावली ये कहती है कि चौहान, परमार, पड़ियार और सोलंकी, ये 4 वंश है जो अग्निवंश है, और ये आबू के ब्रह्मकुंड से वहाँ पैदा हुए थे, अग्नि में से पैदा हुए, इसलिए इनको अग्निवंश कहा जाता है। और ये त्रेता युग में हुए, ऐसे तो हम वहाँ से फिर उनको पढ़ते हैं, फिर उनके जो वंश है वहाँ से चलते हैं, उनकी वंशावली जिस प्रकार ये रामचंद्र जी की चली है, फिर दुआपुर में आते हैं तो फिर पांडवों की और उनकी चलती है, चंद्रवंशियों की। उसके बाद में कलयुग में परमारों ने राज किया तो परमारों की वंशावली चलती है, फिर चौहानों की। तो इस प्रकार जिस वंश की वंशावली लिखते हैं वहाँ उसकी शुरुआत सबसे पहले उसकी कुलदेवी से, उसके बाद में उसका गोत्र, उसके जो भी परवर है, जैसे उसकी तलवार है, उसकी ढाल है, उसका घोड़ा है, ये सब हम बताते हैं। उसका वृक्ष है, क्योंकि क्षत्रियों के अंदर उनके वृक्ष होते हैं, जिस वृक्ष की वो पूजा करते हैं उस वृक्ष को कभी वो काटते नहीं हैं, न उस वृक्ष का कभी कोई उपयोग लेते हैं, न उसकी लकड़ी भी कभी वो जलाते हैं। तो इस प्रकार वहाँ से हम उनकी शुरुआत करते हैं। जी हाँ, सभी को नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक शर्मा है, मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आया हूँ। मेरा पहला सवाल रेड्डी मैडम से है
मैडम, जो वंशावली लेखन की परंपरा है, ये परंपरा पूरे भारत में एक समान रूप से, सार्वभौमिक रूप से तो होगी नहीं। तो मूलभूत लक्षण क्या है? नॉर्थ ईस्ट में ये परंपरा किस प्रकार की है, दक्षिण भारत में किस प्रकार की है, मध्य भारत में जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ की परंपरा का मुझे सामान्य जानकारी है, जो पंडा प्रणाली होती है, लेकिन क्या वही प्रणाली बाकी क्षेत्रों में भी है? पहला सवाल ये, छोटे छोटे स्पेसिफिक सवाल। दूसरा सवाल ये, जो हमारे मुख्य वक्ता है उनसे, कि वंशावली लेखन के लिए क्या कोई निर्धारित न्यूनतम योग्यता होती है या ये अनुवांशिक आधार पर होता है? जैसे कि आपका पुत्र होगा या जो आपका नाती पंती संती, केवल वही ये एकाधिकार रहेगा या कोई भी व्यक्ति योग्यता के आधार पर कर सकता है? और तीसरा और आखिरी देखिए, एक ही प्रश्न कीजिए सर, और छोटा सा बस बैठिए। 2 प्रश्न आपके हो गए। थैंक यू। आप करिए प्रश्न, अपना नाम बता। हाँ, आप माइक तुरंत दीजिए भैया, आपको दीजिए माइक। तो एक मिनट रुकिए, आप बोलिए। हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम आयुषी है। आपने बहुत सुंदर सारा वर्णन किया, लेकिन एक बात ऐसी ध्यान में आई कि हमने बहुत पुरुषों के नाम सुने, महिलाओं के लिए ऐसा आप कोई अलग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं क्या? और महिलाओं में भी रानियों के हमने उनके नाम सुने जिन्होंने वंश बढ़ाया, बाकी रानियों का और कोई रिकॉर्ड है क्या? तो ये मेरा प्रश्न। नहीं, बहुत ही अच्छा ये प्रश्न किसके? भंवर जी से? हाँ जी। अरे, इसका उत्तर मैं ही दूंगा। आपने जो कहा है महिलाओं का, हमारे इस वंश लेखन के अंदर दोनों विधाएं चलती है। महिलाओं के लिए भी एक विधा है जिसके रानी मंगा होते हैं। जैसे हम राव हैं तो हम पुरुष प्रधान है, पुरुषों की वंशावली लिखते हैं। उसमें केवल पुरुष जो शादी करता है जिसके साथ में, उसका नाम लिखते हैं, उसके पिता का नाम लिखते हैं और उसके दादा का नाम लिखते हैं। 3 पीढ़ी उसके हम लिखते हैं। बाकी महिलाओं का जैसे वो काम यही है या कहाँ उसके ननंद कौन है, वो क्या है, उसके लिए एक रानी मंगा एक अलग से है जो केवल महिलाओं की वंशावली लिखते हैं, और हम केवल पुरुषों की लिखते हैं। महिलाओं का नाम हम लिखते हैं, लेकिन जिसकी शादी हुई है, जिसके साथ, केवल उसका नाम, महिला का, उसके पिता का, उसकी गोत्र और उसके दादे का, यहाँ तक हम नाम लिखते हैं। बाकी पूरा का पूरा महिलाओं का जो लेखन है वो रानी मंगा जाति से जो होते हैं वो उन महिलाओं का पूरा वंश लेखन रखते हैं। सुमित सिंह, शोध छात्र, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। मेरा प्रश्न सर से है जी। अभी प्रश्न ये है कि भगवान श्री राम के वंशज कौन है? अगर हैं तो उनका नाम क्या है और कहाँ रहते हैं? देखिए, एक मिनट, आप इस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं ना, उसको दे दीजिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत अलग अलग उसमें आ रहे हैं, तुरंत पे भी आ रहे हैं, वर्तमान पे। वस्तुतः वंशावली लेखन की भारतीय परंपरा क्या है? लोकमंथन के इस सत्र में हमने प्रयास किया है कि हम उस संकल्पना को आज के भारत के सामने रखने का प्रयास करें जो विलुप्त हो गई है परंपरा, ठीक है। और उस परंपरा के दोनों पक्ष रखने का कोशिश की थी। एक उसका एक संकल्पना का पक्ष रहे और दूसरा किस तरीके की वो लिखी जाती हैं और उनका वाचन किस तरीके से होता है। ये 2 बातें यहाँ पे आपके समक्ष रखने का प्रश्न हमने किया है और ऐसे ही विद्वान वक्ताओं को हमने यहाँ आमंत्रित किया है। अब कैसे लिखी जाएगी, हमारे वंश की कैसे लिखी जाएगी, वर्तमान में उनका वंश का क्या है, ये प्रश्न स्वाभाविक हैं, खड़े हो सकते हैं। मैं चाहूँगा अगर वो अभी बता सकते हो कि वर्तमान में राम के वंशज कौन हैं, अगर आप वंशावली के आधार पर। इसको कोई ऐसा मत सोच लेना कि इन्होंने कहा है वो प्रामाणिक नहीं है या प्रामाणिक ही है। आप वंशावली के आधार पर क्या कहेंगे वो थोड़ा सा स्पष्ट कर सकते हैं। मैंने अभी आपको जो बताया, राम का जो वंश चला, राम के 2 पुत्र हुए, लव और कुश। लव के सिसोदिया और कुश के कछुआ। आज भी जो राजस्थान में कछुआ जाति के जो राजपूत है, उनका जो वंश चलता है वो सीधे के सीधे राम से जाके मिलते हैं। और सिसोदियों का जो वंश है, जैसे मेवाड़ में महाराणा प्रताप है, सिसोदिया वंश से है, उनका जो वंश चलता है वो सीधा लव से जाके मिलता है, लव से फिर राम से। बिल्कुल आज भी वर्तमान में भी उनके वंशज जीवित हैं और रहते हैं। उनकी वंशावली जब पढ़ते हैं तो
तो उनका वंश है सीधा भगवान राम से मिलता है और उनकी पीढ़ियाँ पूरी की पूरी है। वेल सभी को नमस्कार। एक मिनट, पिछले 2 प्रश्न जो डॉक्टर रेड्डी से किए गए थे मिस्टिकल माइथोलॉजी वगैरह के संदर्भ में, वो पेंडिंग हैं अभी, और मध्य प्रदेश के एक बंधु ने 1-2 प्रश्न किए थे, वो अभी अनुत्तरित हैं। एक दफ़े उनको हम ले लेते हैं, उसके बाद में हम बढ़ेंगे। डॉक्टर रेड्डी, आपसे जो प्रश्न किया जी, आपका सवाल था डिफरेंस बिटवीन lineage and descent and mythical lineage. So anthropologically also if you see lineage, आप patrilineal और matrilineal की बात करते हैं, तो lineage किसके inheritance से आता है? अगर लड़के की तरफ से आता है तो patrilineage बोलते हैं, लड़की की तरफ से आता है तो matrilineage। आपने मैट्रीलोकल सुना होगा। पैट्रीलोकल जहाँ शादी के बाद फादर के और पति के घर में रहते हैं, और मैट्रीलोकल जहाँ पत्नी के घर पे रहते हैं, और पेट्रियार्कल और मैट्रियार्कल भी आपने सुना होगा, जिसमें पावर की बात होती है कि पेट्रियार्कल पितृसत्ता और मैट्रियार्कल जहाँ महिलाओं को दिया जाता है। ऐसे कई कम्युनिटीज़ हमारे देश में भी हैं, अभी भी हैं, बट कई कम हो गई। जैसे खासीज़ नॉर्थ ईस्ट में मैट्रिलिनियल बोला जाता है, नायर्स ऑफ तारावाड़ मैट्रिलिनियल कहा जाता है। तो इस तरह से लीनिएज किसकी तरफ से आता है? डिसेंट जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे जाता है। और मिथिकल लीनिएज जो आप कह रहे हैं, अगर जैसे मेरा रिसर्च मास्टर्स में कोंडारेड्डी ट्राइब्स पे था, तो आप कई ट्राइब्स से अगर आप बात करेंगे कि आप कहाँ से डिसेंटेड हैं, आपकी लीनिएज कहाँ तक जाती है, तो कई बार वो उसी एरिया के वहाँ के महाराजा के वंशज कहा जाता है उनको। और जब वॉर हुआ था तो उन्होंने जाके जंगलों में रहना शुरू किया, तो और वहाँ से फिर उनका मार्जिनलाइजेशन भी शुरू हुआ। इस तरह से कई सारे जो एक्सप्लेनेशन आते हैं, तो उसी में मिथिकल लीनिएज की बात आती है। तो मैं अब दूसरे गेस्ट से बात बताऊंगी कि आप आके प्रश्न का जवाब दें, जिसमें वो आज हम अपने लीनिएज को किस तरह से समझ सकते हैं। मैंने मेरी बात रखते हुए भी ये इशारा किया था कि अगर कोई वंशावली जिसकी नहीं लिखी हुई है और वो लिखवाना चाहते हैं तो आज भी शुरू कर सकते हैं। ये बात मैंने अपने उद्बोधन में भी कही थी, शायद किसी प्रश्नकर्ता ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। दूसरी बात, एक वो भाई साहब पूछ रहे थे कि वो अनुवांशिक होती है या, तो वंशावलियाँ अब तक जितनी भी लिखी गई है वो अनुवांशिक ही है, और जो व्यक्ति लिखता था उसका उत्तराधिकारी ही वंश लेखन परंपरा कर सकता है। ये अब तक ऐसा ही रिवाज रहा है। तीसरा सवाल जो वो पूछ रहे थे भाई साहब कि राम के वंशज अभी कहाँ हैं, कई बार कुछ चीज़ों को समझते समय कालखंड को ध्यान में रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को भी समझना पड़ता है। मैं उन्हीं भाई साहब से एक सवाल का उत्तर सवाल से देना चाहूँगा कि जैसे वो आज हैं और उनके आज 4 पुत्र हैं, फिर 20 साल बाद उनके चारों के चर्चा हो जाएंगे, फिर 20 साल बाद उनके चर्चा हो जाएंगे, और फिर आप 10,000 साल बाद अपना उत्तराधिकारी किसे मानेंगे? अगर आप अपना 10,000 साल बाद अपना उत्तराधिकारी ढूंढ सकते हैं तो शायद राम का आज असली वंशज मिल जाएगा, क्योंकि राम जी को इतने 1000 साल वर्ष हो गए, उनके अनेकों अनेक वंशज होंगे। हम किस एक व्यक्ति को टारगेट करेंगे कि पर्टिकुलर व्यक्ति उसका वंशज है? दूसरी बात कि मैंने जब ये कहा था, मेरी बात ही मैंने वहाँ से शुरू की थी कि जब मैं आप लोगों को देखता हूँ तो मैं अपने आप के अंदर ब्रह्मा के अंश को प्राप्त देखता हूँ। तो राम भी उसी ब्रह्मा से निकले हैं, हम भी उसी ब्रह्मा से निकले हैं, सारे वंश भी उसी ब्रह्मा से निकले हैं, और सारे के सारी ये सृष्टि जो है उसी ब्रह्मा की संतान है। तो फिर आप कैसे कहेंगे कि राम किसी और का वंशज है या राम का वंशज कौन है?
हमें बहुत सारी चीज़ें परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, काल को ध्यान में रखते हुए, समाज को ध्यान में रखते हुए, वंश परंपरा को ध्यान में रखते हुए सोच करके, और शायद मैं समझता हूँ कि मुझसे पूर्व एक वक्ता जब यहाँ बोल रहे थे और उनसे जब सवाल पूछे जा रहे थे तब उन्होंने सवाल पूछने के लिए कहा था कि सवाल किस तरीके से पूछा जाना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं ये कहता हूँ कि मेरा उत्तर वही है जो उन्होंने पहले सत्र में दे दिया। धन्यवाद। हेलो, हमारे जो आज के पैनल के एक और वक्ता थे, माननीय यहाँ के शिक्षा मंत्री जी, अभी अभी संदेश आया, वैसे इस सत्र का समय 2 मिनट में पूर्ण हो रहा है। अभी अभी आया कि वो पहुँचने वाले हैं। मंत्री जी आ गए हैं, मैं उनको आदर सादर निमंत्रित करता हूँ, एक बार वो मंच पर पधारें। हम सब मेरा करतल ध्वनि से डॉक्टर रानोज पेगू जी का स्वागत करेंगे और आपका अभिनंदन करने के लिए मैं सुरंजन दत्ता जी जो यहाँ के मीडिया इंचार्ज हैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि मंच पर कृपया पधारें। सुरंजन दत्ता जी, आपका हम यहाँ पे स्वागत करेंगे। आज का जो इस सत्र का विषय है, भारत में वंशावली लेखन की लोक परंपरा और उसका महत्व। वैसे ये सत्र का वैसे तो समय पूर्ण हो रहा है, आप लोगों की अनुमति से मैं आदरणीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, शिक्षा मंत्री महोदय से, कि वे अपनी बात 5 मिनट में आप लोगों के समक्ष रखें। और क्योंकि आप माननीय शिक्षा मंत्री हैं और इस विषय पर वंशावली लेखन की भारत की परंपरा का जो विषय है उस पर आप अपना भावना और अपने विचार कृपया यहाँ पर हमसे साझा करें। मैं सम्मान के साथ आपका अभिनंदन करते हुए आपको निवेदन करता हूँ। Respected director of this session, organizers of Lokmanthan, and distinguished participants and other audience present here. I'm really very sorry for my delay, as I had to go to the airport to see off the Honorable Vice President of India at the Borjara Airport. And soon after seeing him off, I rushed to here but couldn't release on time due to traffic issues. I highly appreciate the Lokmanthan initiative. India is a living museum of history, language, different cultures, traditions, languages. And if we come to Northeast, very often I call this Northeast is a living museum of anthropology. Many things as human being we have been preserving, and with the initiative of Lokmanthan, this preservation, this enrichment of our history, our language, our culture, our traditions, it will be further enriched, and that will definitely strengthen Indian identity, Indian nationhood, Indian diversity. When I was a student in Guwahati Medical College, I used to have many friends from different communities. And that time, being a student, I was learning certain customs, traditions of my own community. And during that period of my adolescence, I learned I am born in a Pegu family, I cannot marry a Pegu girl.
I cannot a Pegu girl. Then I understood the clan system, the genealogy, the lineage of the Mishing community. And when I interacted with many other tribal communities, I found that this was there, or this is there in a dying stage, but such kind of history, tradition is there or among all the tribes. Particularly, I am talking about the Sunwal Kosaris, who have given up their original Tibeto-Burman language and adopted Assamese language as their main mother tongue. But the Bangshavali of the Sunwal Kosaris was on the verge of lost. And then I interacted, and a few leading persons of the community started, they convened a meeting of their community to write down the Bangshavali of their community. And today I am so happy to let you know that community, after holding a series of consultations, series of meetings, series of recording the oral history, they have 100% completed documenting their old genealogy. Then it was there, the Mishing society, it is an exogamous society. And among the Mishings, the tradition is there, the oral history was there, but there was no documentation. So I started talking within my community, and every clan, sub-clans, which are about hundreds, they called themselves as open. And they started holding open kabang or Bangshavali meeting, and in the form of Bangshavali meeting, they have also completed the process of documenting their own lineage, the genealogy of the tribe. This is of utmost importance to know our connections with the soil, with this land, where from we originated, who were our forefathers, and what are the signs, what are the totems, what are the things that we belong to and the things they belong to us. This connection with Mother Earth, this connection with our land, this bonding, this enhances one's responsibility, duty, being to own motherland, the homeland. And I very much appreciate this concept of Lukmanthan, whereby we are celebrating our history, we are celebrating our culture, tradition, and on top of all, there are one set of people who are performing of the art, culture, traditions. Then there are one sort of people who are doing research work on those traditions and cultures, values and ethos. And this is a platform which is bringing together the performing the arts, the artisans, the artists, and the scholars together on this Lukmanthan platform. This is the noble initiative. This must continue in different episodes. And once again, I am sorry for my delayed appearance here. Thank you very much. I wish a very good success of this event. Thank you very much. I would like to really thank our Honorable Minister Ranoj Peguji for a very brief but very encouraging words, especially talking about culturally rich Bharat and specifically Northeast India, and documentation of cultures through oral histories is an important initiative which he has highlighted. I would like to thank Dr. Sukhdev Raoji for a very important and very interesting talk. Would like to thank Mr. Bhavar Singh Raoji for his wonderful recitation of the lineages which he has brought in such a beautiful book. And now, before we close the session, I would also like to thank my co-host and would like to invite... Madam, may I get a chance? I need one clarification from Bhavar. Pardon?
give me one chance. I need some clarification from Bhavarji. Can we have it because we still have a small. Mine is a very small question. It's not even question. जी प्लीज. मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलता. जी प्लीज पूछिए. भंवर साहब, आपसे एक छोटा सा आग्रह है कि मैं जब बचपन में भाट लोग आ रहे थे हमारे गांव को, मैं तेलंगाना से आता हूँ, छोटे से गांव. मुझे मालूम है कि जिन्हें भाट लोगों को ठीक तरह से इज्जत नहीं दिया गया उन दिनों में. भाट आते जिन्हें लोग भाग जा रहे थे, इन लोगों को जो नहीं पैसा देना पड़ता ऐसा. लेकिन आप लोग जो भी काम करें, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए. तो मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट क्या है बोले तो, हम लोग श्री सोमवंश सहस्त्रार्जुन क्षत्रिय समाज से आते हैं. खत्री कहते हैं हम लोगों को. हमारे बारे में, हमारा वंश के बारे में जो भी जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ है राजस्थान के भाट लोग करे हैं, उन लोगों के बारे में मालूम करने के लिए क्या आप मुझे हेल्प करेंगे? बस यही है आपको. जी, आप राव साहब से मिलिए. आई थिंक आई एम श्योर आप उनकी मदद करेंगे. मैं नंद कुमार जी को भी डायस पे बुलाना चाहूँगी क्योंकि हमारे डॉक्टर राव जी के पास 2 किताबें हैं जो मैंने बताया शुरू में, वो आप मंत्री जी को देना चाहेंगे. नंद कुमार जी प्लीज. ऑनरेबल मिनिस्टर विल रिसीव द बुक्स फ्रॉम डॉक्टर राव. थैंक यू. थैंक यू सो मच. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन रहा. आप प्लीज टेक ओवर. थैंक यू. अब हम इस सत्र को यहाँ समाप्त करने की स्थिति में हैं.